हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस कॉल ऑडिशन। मैं निधि, आप सभी की हिंदी मेंटर। तो अगर आप भी एनआईएस क्लास 10th में हो, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, तो इसके सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको सिर्फ मिलने वाले हमारे चैनल पर डिस्टेंस स्कॉलर पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक भी कर देना। तो आज हम सब्जेक्ट हिंदी के सभी चैप्टर की सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं आपका लेसन 18 पार्ट 18, जिसका नाम है उनको प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है उनको प्रणाम, ये एक कविता है और इस कविता के रचयिता, इस कविता के कविताकार जो है वो है नागार्जुन जी, जिसको आगे हम देखेंगे। तो इस कविता में सवाल आपको उठ के आ रहा होगा, मन में आ रहा होगा कि जो कवि है, जो राइटर है पार्ट का, वो किसे प्रणाम करना चाहता है, क्यों प्रणाम करना चाहता है, कैसे प्रणाम करना चाहता है। ठीक है, तो यही क्यों, कब, कैसे और किसे समझेंगे हम इस पार्ट में कि कवि आखिर किसे प्रणाम करना चाहता है। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको, थोड़ा सा मैं संदर्भ बता देती हूँ इस पार्ट का, इस कविता का, इसका उद्देश्य क्या है, इसको लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है। कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो केवल ऐसे लोगों को ही याद रखता है, ऐसे लोगों का ही गुणगान गाता है, ऐसे लोगों को ही महान समझता है, उनकी महानता की तारीफ करता है या उनसे प्रेरणा लेता है, सीख लेता है, उनके किस्से कहानी बताता है, इतिहास में उनको स्थान देता है। ठीक है, जिन्होंने कुछ साबित किया हो, जिन्होंने हासिल किया हो, जिन्होंने अपनी महानता प्रस्तुत की हो, या सिंपल सी भाषा में समझे, अगर कोई काम कोई मनुष्य करता है और उस काम में वो मनुष्य सफल होता है, सफलता प्राप्त करता है, तब तो हम उस इंसान का, उस मनुष्य का नाम याद रखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके तारीफों पे पुल बांध देते हैं, गुणगान गाते हैं, उसकी तारीफों में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन हम उन मनुष्यों को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते, उनकी तारीफ नहीं करते, उनकी गाथा नहीं गाते हैं, जिन मनुष्यों ने अपने पूरे जी जान से, अपने पूरे मेहनत से, जज्बे से, ठीक है, कोशिश किया, प्रयत्न किया, ट्राई किया, लेकिन किसी कारण से, किसी न किसी कारण से क्या हो गए, वो हो गए वो असफल, फेल। ठीक है, मतलब वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। ठीक है, जैसे कि आपके भी कक्षा में बहुत बच्चे होंगे, बहुत स्टूडेंट होंगे, एक क्लास में काफी सारे स्टूडेंट होते हैं। तो काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन क्या सब फर्स्ट आते हैं क्या सब सेकंड आते हैं क्या? तो ऐसा तो नहीं है। आपके क्लास में, ठीक है, पास सभी होते हैं या कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट केवल एक ही बच्चा आता है। तो फिर पूरा जो क्लास है, पूरी जो टीचर्स है, सब पूरी सोसाइटी वाले उसकी खूब तारीफें करते कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट आ गया। लेकिन उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने खूब तैयारी की, खूब प्रयत्न किया, लेकिन वो परीक्षा में प्रथम नहीं आ सके। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। किसी वजह से मान लो उनकी एग्जाम के टाइम पे तबीयत खराब हो गई, वो वहां पर अपना 100% नहीं दे पाए। कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में ही किसी कारण से लेट से पहुंचा, नहीं पहुंचा, ठीक है, या फिर उसके घर की कोई परिस्थिति वहां पे खराब हो गई, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और वो वहां पर पास केवल हो गया या पास भी नहीं हो सका। तो इंसान किसे याद करता है, मनुष्य किसे याद करता है? जो कि सफलता के शिखर पर चढ़ा हो, जो फर्स्ट आया हो, प्रथम आया हो, जिसने सफलता को प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कवि है, यहाँ जो नागार्जुन जी है, वो यहाँ ऐसे लोग की गुणगान गा रहे हैं, ऐसे लोग को प्रणाम कहने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों का चरण स्पर्श करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं जिन्होंने केवल सफलता को ही प्राप्त नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने सफलता को प्राप्त नहीं किया बल्कि काफी मेहनत किया, प्रयत्न किया, सफलता के पीछे भागे, अपनी तैयारी में लगे, अपना 100% दिया, लेकिन किसी कारणवश से वो सफलता को प्राप्त नहीं हो सके। ठीक है, और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, इसका ये बिल्कुल यहाँ पर मतलब नहीं उन्होंने कहा है कि जो सफलता को प्राप्त नहीं कर सका उसकी तारीफ न की जाए, उनके प्रयत्न को प्रणाम न किया जाए, उनका शरण वंदन न किया जाए। तो ये तो गलत बात है। तो कवि यहाँ पर ऐसे उन सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता है जिन्होंने अपने आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, मुसीबतें सही, प्रयत्न किया, लेकिन वो
सफलता को प्राप्त नहीं हो सके और उनके उसी युद्ध लड़ने से, उनके प्रयत्न करने से, उनकी मेहनत करने से बाकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्होंने प्रेरणा ली, उनकी गलतियों से वो सीखे और फिर उन गलतियों को न दोहराते हुए उन्होंने नई राह पकड़ी और सफलता को प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस कविता को और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो इस कविता में काफी सारे कठिन शब्द आए हुए हैं जो कि संस्कृत की शब्दावली से लिया गया है। तो उन शब्दों के अर्थ को याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है। उन शब्दों का अर्थ मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, कविता एक बार कंप्लीट हो जाने पे, समाप्त हो जाने पे। तो शब्दों का अर्थ जब आप याद रखोगे तो कविता आपको आसान लगने लगेगी और आप जल्द से जल्द इसको समझ भी जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं कविता की शुरुआत में क्या कहा जा रहा है और अंत में क्या कहा जा रहा है। जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूं प्रणाम। तो जैसा कि मैंने बताया, जो प्रिय नागार्जुन जी हैं वो इस कविता को समर्पित करते हैं, इस कविता को लिखा है उन्होंने उन सभी वर्ग के लिए, उन सभी वर्ग के लोगों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, प्रयत्न किया, कई बार प्रयत्न किया, मात खाई, कोशिश किया, ट्राई किया, लेकिन जो उनके काम है वो पूरे नहीं हो सके, वो पूर्ण नहीं हो सके, समाप्त नहीं हो सके, वो मनुष्य, वो वर्ग सफल नहीं हो सका। लेकिन उनकी मेहनत में कोई खोट नहीं थी, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। तो ऐसे सभी वर्ग के व्यक्ति को यहाँ पर जो नागार्जुन जी हैं वो प्रणाम करते हैं, बार बार उनका कोटि बंदन करते हैं। आगे कहते हैं, कुछ कुटिल और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरतीर्ण हुए उनको प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे कठिन शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर इन दो लाइनों में जो कवि है नागार्जुन जी हैं वो समर्पित करते हैं ये दोनों लाइन युद्ध के योद्धाओं को। ठीक है, युद्ध के उन योद्धाओं को जो कि रणभूमि में उतरे, युद्ध के मैदान में उतरे, उन्होंने अपने जो भी तीर कमान थे, ठीक है, जो भी भाले थे या जो भी अस्त्र शस्त्र थे उनको खूब सजाया, उनको अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित मतलब यहाँ पर उनको मंत्रों से पवित्र किया और जितने उसमें काम हो सकते थे उन सभी कौशलों को प्राप्त किया। ठीक है, और उनके कमी में कोई भेद नहीं थी। ठीक है, उनके कमी में और उनके कोशिश में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, उनके कोशिशों में कोई खोट नहीं था। वो ऐसे योद्धा थे कि जहां उतरते थे वहां पर फतेह हासिल करके ही आते थे। मतलब उनके कमी में, उनके प्रयत्न में, उनके जज्बे में, उनके जोश में, उनके स्किल में, मतलब कि उनकी जो कला है उसमें कोई खोट नहीं था। वो किसी भी रण में उतरते, किसी भी मैदान में उतरते, वहां विजय फतेह करके ही उतरते और उन्होंने अपने तीर, भाले, कमान, जो तमाम चीजें हैं उनको भी अभिमंत्रित कर लिया और उतर पड़े रणभूमि में लड़ने के लिए और एक के बाद निशाना साधने लगे। लेकिन हो क्या रहा था रणभूमि में कि वो उनके एक के बाद एक जो भी वो निशाने लगा रहे थे, तीरबाजी कर रहे थे, तीरंदाजी कर रहे थे, तो सभी जो तीर थे वो निशानों से चूक रहे थे। एक भी तीर उनका सही निशाने पे नहीं लग रहा था। ठीक है, और वो लड़ते 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 जो उनका तीर था, तो तीर यहाँ पर क्या है, तो वो स्थान, वो जगह, ठीक है, वो चीज जिसमें सभी तीर रखी जाती है। तो अगर रामायण काल की बात की जाए, आप सभी ने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा या ऐसी बहुत सारी मूवीज देखा होगा जिसमें लोग किससे लड़ाई करते थे, तीरों से लड़ाई करते थे। ठीक है, तो अभी तो बाहुबली भी देखी होगी आपने हाल फिलहाल में। ठीक है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, तीर से लड़ते हैं। तो तीर को तीर चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक धनुष बाण चाहिए होता है। ठीक है, और बहुत सारे तीर चाहिए होते हैं। उस धनुष में तीर लगाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है, तो तीर बहुत दूर जाके निशाने पे लगती है। ठीक है, तो उस तीर को रखने के लिए एक त्रुतीर होता है। ठीक है, एक इसको आप कैसे सर्कुलर चीज होती है जिसमें सारे तीर इकट्ठे करके रखे जाते हैं और उनको इस तरीके से पीछे निकाल करके निशाना लगाया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का वो त्रुतीर होता है जिसमें सारे तीर संभाल करके रखे जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कवि, जो जिन योद्धाओं की यहाँ पे बात की जा रही है, जिन वीर योद्धाओं की यहाँ बात की जा रही है, वो एक के बाद एक निशाने तो लगा रहे थे। ठीक है, और निशाने क्या हो रहे थे, उनके लगातार चूक रहे थे। एक भी निशाना ऐसा नहीं था जो कि सही निशाने पे जाके लगे और वो सफलता को प्राप्त हो, वो इस युद्ध को जीत सके। ठीक है, और जो उनका त्रुतीर था वो भी खाली हो गया धीरे धीरे। मतलब जितने उनके पास तीर थे
सभी खाली हो गए, सभी तीर उन्होंने छोड़ दिया, एक भी तीर अब उनके पास नहीं बचा, और इस तरीके से जो उनका तुतीर था जिसमें सारे तीर रखे जाते थे वो भी खाली हो गए, जिसका ये मतलब है कि उनका एक भी निशाना नहीं लगा और वो वहां पे वीर गति को हो सकता है प्राप्त हो गए, उनको वहां पर अपने प्राण गंवाने पड़े या वो इस युद्ध को हार गए, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके कोशिश में कोई कमी हो। तो कभी उन सभी लोगों को यहाँ पर प्रणाम करना चाहता है, ऐसे सभी योद्धाओं को जो आज तक हुए हैं, पैदा हुए हैं, जिनको हम जानते, जिनको हम नहीं भी जानते हैं, उन सभी योद्धाओं को, उन सभी वीर योद्धाओं को कभी यहाँ पर नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो छोटी सी नया लेकर उतरे करने को उदधी पार, मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार उनको प्रणाम, ठीक है। अब आगे कवि कह रहे हैं, अभी तक यहाँ पे सीन चल रहा था, अभी तक यहाँ पे व्याख्या की जा रही थी किस चीज की, युद्ध की, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई का मैदान था, युद्ध की व्याख्या की जा रही थी। अभी यहाँ पर विशाल समुद्र की बात की जा रही है कि विशाल काय समुद्र है, तो उस समुद्र को पार करने के लिए मनुष्य छोटी सी नया लेकर निकला है, छोटी सी नाव लेके निकला है। अब ये सोचो कि कोई बड़ा विशाल समुद्र है, तो उसमें क्या उसकी छोटी सी नाव टिक पाएगी, या अगर टिक भी गई तो ज्यादा समय तो नहीं टिक पाएगी, या ज्यादा दूरी तो वो तय नहीं कर पाएगी। एक भी ऊंची लहर उठी, एक भी समुद्र में तूफान आया तो वो छोटी नाव उसी में ढह जाएगी। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी हो रहा है कि वो जो छोटी सी नाव लेके उतरा था नाविक, उसमें समुद्र पार करने की सोचने, मतलब उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी, उसके सोच में कोई कमी नहीं थी, उसके जज्बे में कोई कमी नहीं थी, उसकी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। वो तो सोच ही रहा था कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन उसके पास जो साधन था, ठीक है, जो उसके पास संसाधन था वो उसके पास कम था, ठीक है। मतलब उसके पास चीजों का अभाव था, पैसों का अभाव हो सकता है, चीजों का अभाव हो सकता है, समाज का अभाव हो सकता है, सपोर्ट का अभाव हो सकता है, किसी भी चीज का उसके पास अभाव था, और उस अभाव को भी वो नजरअंदाज करते हुए एक छोटी सी नाव लेकर उतर पड़ता है उस विशाल समुद्र को पार करने के लिए। लेकिन उसके मन में ही रह जाती है, मतलब वो मन में सोचा था ये बात, मन में उसने ठाना था, मन में उसने जज्बा किया था, ये मन में फैसला किया था, और उसके मन में ही रह जाती है, क्योंकि वो उसी विशाल समुद्र में कहीं होकर रह गया निराकार, मतलब उसी समुद्र में समा गया, उसकी नाव डूब गई, वो डूब गया, उसकी मृत्यु हो गई, और वो समुद्र पार नहीं कर सका। जो उसने सोचा था वो नहीं हो पाया। लेकिन कहीं उसकी कोशिश में कोई कमी थी, कहीं उसके जज्बे में कोई कमी थी, कमी तो थी यहाँ पर उसके पास सीमित संसाधनों की, मतलब उसके पास चीजें सही नहीं थी। अगर उसके पास कोई विशाल बोट होती, एक विशाल जहाज होता पानी का, तो वो व्यक्ति, वो नाविक जरूर से उस समुद्र को पार कर जाता, इसमें कोई बात का संदेह नहीं है। लेकिन सीमित संसाधन होते हुए उसने उस नाव में, उस छोटे से नाव को लेकर उस समुद्र में उतरने की सोची, तो इसके कोशिश को ही यहाँ पर सैल्यूट कर रहा है, जज्बे को सलाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, कौन, कवि नागार्जुन जी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ये एग्जाम्पल आपके बुक में था भी। आप सभी ने वास्को डी गामा का नाम जरूर सुना होगा। ये महान नाविक, ये महान खोजकार थे जिन्होंने भारत देश को ढूंढा था, ठीक है। तो पहले के जमाने में टेलीफोन नहीं होता था, सैटेलाइट्स नहीं होते थे, मैप्स नहीं होते थे, एटलस नहीं होते थे, गूगल नहीं होता था, कोई लोकेशन नहीं होता था, यहाँ तक कि लोग एक शहर से दूसरे शहर भी जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाते थे, यात्रा नहीं कर पाते थे। तो एक देश से दूसरे देश को जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इनफैक्ट पहले ये जो हम अभी रोड देखते हैं बड़े बड़े, ठीक है, या फिर एयरप्लेन देखते हैं, हवाई जहाज देखते हैं, समुद्र के जहाज देखते हैं, उस समय ये कुछ नहीं था, चारों तरफ केवल समुद्र ही समुद्र था। एक देश को ये भी नहीं पता था कि उसके बगल वाले जगह पर कौन सा देश है, कोई देश भी है या नहीं। तो ये बातों से लोग बिल्कुल अनजान थे, और बहुत लोग को इसका शौक भी था कि वो पानी के बड़े बड़े जहाजों को लेकर निकलते थे समुद्र के रास्ते, घर बार सब कुछ छोड़ करके। उनको ये भी नहीं पता था कि हम इसमें बचेंगे, जिएंगे, हमें इस समुद्र के रास्ते कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। वो बस निकल पड़ते थे, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके जहन में एक जुनून होता था, एक सपना होता था कि हमें ये करना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो वो यात्रा पे निकल पड़ते थे एक नए जगह की तलाश में, एक नए देश की तलाश में। कभी कभी उसमें कोई सफल होता था, कभी कभी कोई असफल होता था।
ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो वास्को डी गामा थे उन्होंने खोज की थी भारत देश की। वो निकले थे अपने जहाज से किसी और देश की यात्रा पर, लेकिन वो आ जाते हैं भारत देश में और भारत देश की उन्होंने खोज की थी। वो अपने काम में सफल रहे थे और आज वो इतिहास बन के रह गए हैं और सभी लोग उनका नाम जानते हैं क्योंकि वो अपने लक्ष्य में सफल हुए थे। लेकिन यहाँ पर कभी प्रणाम करना चाहता है उन तमाम नाविकारों को, उन तमाम नाविकों को जो कि वास्को डी गामा से पहले निकले थे सफर पे, अपने नाव को लेकर के, अपनी नैया को लेकर के ढूंढने सफर पे एक नई जगह की तलाश में, या फिर जो भी उनके जहन में रहा होगा। लेकिन उसमें से कितने लोग सफल हुए? बहुत कम, ठीक है। और कुछ लोग तो उसी समुद्र में ही दबकर रह गए, समा गए, ठीक है। लेकिन ये जो दब के समा जाते हैं, रह जाते हैं, इन्हीं लोगों से सीख मिलती है बाकी लोगों को। मतलब कहीं ना कहीं वास्को डी गामा ने भी कई ऐसे नाविकों के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा जो कि किसी यात्रा पे निकले थे पर सफल नहीं हो पाए थे। कुछ तो समुद्र में समा गए थे और कुछ वापस असफल होकर के लौटे थे और अपनी गाथा बताई थी वास्को डी गामा को। तब उन्होंने बहुत सारी चीजों का प्लानिंग किया, सही प्लानिंग किया, तब जाकर वो अपने इस कार्य में सफल हुए। तो यहाँ पर जो कवि है वो प्रणाम कर रहा है उन तमाम लोगों को जो कि वास्को डी गामा से पहले निकले थे सफर पे, जिनके सफर के बारे में सुनकर, समझकर, जानकर ही किसकी यात्रा सफल हुई थी? वास्को डी गामा की। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर आप सब वास्को डी गामा के बारे में नहीं जानते तो जाकर के थोड़ा सा पढ़ो उनके बारे में, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज भारत को नहीं ढूंढा जा सकता था उस समय। ठीक है, आगे देखते हैं। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। तो अभी ऊपर तक क्या था? ऊपर हमने पहले पढ़ा था युद्ध का मैदान, दूसरा पढ़ा एक विशाल समुद्र, और तीसरा हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है हिमालय, हिम पर्वत, हिम शिखर के बारे में। ठीक है, तो आपको पता ही होगा बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें शौक होता है, उमंग होता है, उत्साह होता है, जज्बा होता है क्या करने का? हिम शिखर पे फतेह करने का, मतलब कि पहाड़ के चोटी पर चढ़ करके झंडा लहराने का, फतेह करने का, कि हमने तो इस दुर्गम काम को, इस इम्पॉसिबल काम को, इस नामुमकिन काम को, कार्य को सफल कर लिया, ताकि वो इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग चढ़ते हैं उस हिमालय पर, हिम शिखर पर। ठीक है, उनमें नए नए उत्साह होते हैं, उमंग होते हैं, जोश होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, तभी तो पूरा घर बार त्याग करके इतने दिन की चढ़ाई करते हैं, इतना इतना हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि हिमालय चढ़ना या पर्वत चढ़ना या हिम शिखर चढ़ना किसी बच्चे के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत असंभव कार्य है जिसको संभव करने के लिए न जाने कितने लोग हर रोज वहां पर चढ़ते हैं, और उसमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं। बाकी के लोग वहां पर हिम समाधि ले लेते हैं, या बिना शिखर पे चढ़े ही तमाम अवरोधों के कारण, तमाम दिक्कतों के कारण क्या होता है, वो वापस असफल हुए ही, मतलब बिना चढ़े ही नीचे उतर जाते हैं। और यहाँ पर कवि उन सभी लोगों को क्या करना चाहता है? प्रणाम करना चाहता है। एक एग्जाम्पल भी, एक उदाहरण भी आप सभी के किताब में दी हुई है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तेंजिंग की बात की जाए, तेंजिंग शेरपा वह व्यक्ति थे, वह आदमी थे, वह मनुष्य थे जिन्होंने हिम शिखर पर, हिमालय पर पहली बार फतेह प्राप्त की थी, मतलब चढ़ाई करके वहां पर पहला मनुष्य था जिन्होंने इस तरीके का कोई कारनामा किया था। और इतिहास के पन्नों में तेंजिंग शेरपा का नाम छप गया, छा गया, लोग उनको जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन क्या तेंजिंग शेरपा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिम शिखर पर चढ़ने का सोचा था, प्रयास किया था, प्रयत्न किया था? तो इसका जवाब गलत है। तेंजिंग शेरपा से पहले लाखों लोग, कई हजारों लोग इस हिम शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किए थे, बार बार चढ़े, असफल हुए, उनको वो रास्ता भटक गए, वहीं पे हिम समाधि ले लिया उन्होंने, मतलब वहीं पे जम गए, मर गए, बचे नहीं, वापस नहीं लौटे। उनके कहानियों से, उनके किस्सों से, उनकी असफलताओं की स्टोरी से किसने सीखा? तेंजिंग शेरपा ने। और फिर उन्होंने सही फैसला करते हुए, सही डायरेक्शन पता करते हुए, सही प्लानिंग करते हुए, सही रणनीति अपनाते हुए पहुंचे वो उच्च शिखर पर, और उन्होंने फाइनली सबमिट किया अपना झंडा वहां पर, मतलब फतेह लहराया वहां पर, और उनका नाम आज इतिहास में दबा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कवि किनको प्रणाम करना चाहता है? कवि उनको प्रणाम करना चाहता है जो तेंजिंग शेरपा से पहले उस हिम शिखर पर चढ़ने का प्रयास किए थे,
लेकिन असफल हुए थे, तो हमें उनको भी याद करना चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनके ही जज्बे से बाकी लोगों को, बाकी आने वाली पीढ़ियों को मिलता है जज्बा, मिलता है जुनून, मिलता है आइडिया, मिलता है प्लान और सही डायरेक्शन। तब जाकर के हम सही नक्शे कदम पर चलते हैं और फतेह हासिल करते हैं, सफलता हासिल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृत्य कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रस्तुत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते फिर भी यह दुनिया उनको गई भूल, उनको प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है आजादी के दशक की, कि भारत को आजाद करने में जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम जानते हैं, केवल उनका ही योगदान नहीं है भारत को आजाद कराने के लिए, बल्कि उनके पहले तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में अपना सहयोग दिया। ठीक है, लेकिन उनके कार्य सफल नहीं हुए, उनको फांसी दे दी गई, और फांसी देने के कुछ ही दिन बाद हम मनुष्य क्या हैं, हम भारतवासी क्या हैं, कि उनको भूल गए, उनको याद नहीं करते हैं। यहाँ पर कभी उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने कि अपना एक लहू भी बहाया हो स्वतंत्रता के इस संग्राम में, स्वतंत्रता की इस आजादी की लड़ाई में, और हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को आजादी का जश्न मनाने का मौका दिया, उन सभी तमाम यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी को प्रणाम करता है कौन? कवि। ठीक है, तो जानते हैं कि महात्मा गांधी, आजाद, भगत सिंह और सुखदेव, ठीक है, ऐसे करके तमाम स्वतंत्रता सेनानी, हम केवल इनके बारे में ही जानते हैं, इनको ही जानते हैं, और आजादी के दिवस पे केवल इनको ही याद करते हैं। लेकिन क्या इन्हीं गिने चुने लोगों ने ही स्वतंत्रता दिलाई है, भारत को आजादी दिलाई है? तो ऐसा नहीं है। तमाम ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने जॉब को छोड़ा, अपने करियर को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपना सुख चैन त्यागा, अपनी शिक्षा को त्यागा, अपनी नौकरी को त्यागा। ठीक है, तमाम चीजें त्यागी इस स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, और इसमें वो घुस गए, लग गए। कुछ को फांसी दे दी गई, किसी को जेल दे दिया गया, किसी को आजीवन के लिए कारावास दे दिया गया, किसी को देश निकाला दे दिया, किसी को गुमनाम कर दिया गया। तो क्या हमें उनको याद नहीं करना चाहिए? तो क्या हमें उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक एक लहू, एक एक मनुष्य, एक एक स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसने, तब जाकर हमारा जो ये भारत है आजाद हुआ। आज हम इस आजादी का जश्न मना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो उदाहरण थे मूर्तिमत, दृढ़ व्रत और दुर्गम साहस के, पर निर्वधि बंधी जीवन ने जिनकी धुन का कर लिया अंत, उनको प्रणाम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी मनुष्य थे उसी स्वतंत्रता के संग्राम में जिनको बंदी बना पाना, जिनको पकड़ पाना, जिनके साहस को कम कर पाना, ठीक है, मुश्किल नहीं नामुमकिन था, क्योंकि वो संकल्पवादी थे, वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति का जो इरादा है बदलना नामुमकिन था, वो स्वतंत्रता प्रेमी थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी पकड़ के केवल बंद नहीं किया गया, जेल या कारावास नहीं दिया गया, बल्कि आजीवन कारावास दे दिया गया। मतलब कि जब तक वो जिंदा है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो उसी कारावास में घुट घुट कर रहने को मजबूर थे। ठीक है, और वहां पर उनकी धुन का भी अंत कर दिया गया, वध कर दिया गया। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को, ऐसे सभी मनुष्यों को कभी प्रणाम करना चाहता है, नतमस्तक होना चाहता है उनके आगे। ठीक है, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में हम याद नहीं करते उनको, तो यहाँ पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बार बार प्रणाम कर रहा है कवि। आगे की बची कुछ लाइनें देख लेते हैं। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। ठीक है, अभी बता रहा है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए जिन्होंने तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में कह लो, चाहे वो समुद्र यात्रा में कह लो, चाहे हिमालय फतेह में कह लो, या युद्ध के मैदान में कह लो, या कला क्षेत्र में कह लो, या संगीत क्षेत्र में कह लो, तमाम जो क्षेत्र है जिसमें आज हम इजिली जाकर के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों में तमाम ऐसे मनुष्य हुए जिन्होंने अपनी अतुलनीय सेवाएं की, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता।
उसका कोई कर्ज नहीं उतार सकता। उन्होंने ऐसी सेवाएं की और वो विज्ञापन से भी दूर रहे, मतलब अपने आप को कभी आगे नहीं आने दिया, कभी प्रस्तुत नहीं किया, अपनी कभी बढ़ाई नहीं की, अपना कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। तो ऐसे मनुष्य को यहाँ पर कवि प्रणाम करना चाहता है। और जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आज के टाइम जो हम सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव हो गए हैं, इंस्टा है, फेसबुक है और जो तमाम सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप देखोगे जो तमाम व्यक्ति हैं जरूरतमंद की हेल्प भी करता है ना, एक बिस्किट भी दे रहा है, टॉफी भी दे रहा है, कंबल भी दे रहा है, एक आलू भी दे रहा है, तो वो फोटो निकाल कर अपने इंस्टा पे लगा देगा, अपने व्हाट्सएप पे लगा देगा, अपने फेसबुक पे लगा देगा कि आज हमने इसकी मदद की, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सोचो हमारे इतिहास में ऐसे कितने मनुष्य हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कितना अतुलनीय अपना योगदान दिया है, सेवाएं दी हैं, और हम उनका नाम ही नहीं जान पाए कि हम उनको याद कर सके, क्योंकि उन्होंने कभी अपना प्रचार नहीं किया, कभी अपना विज्ञापन नहीं दिया, हमेशा इन चीजों से दूर रहे और गुप्त सेवा की, निस्वार्थ सेवा की। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर कवि प्रणाम कर रहा है और हम सभी को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की वजह से ही आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता को जिस तरीके से हमने प्राप्त किया है, आजादी जिस तरीके से हम जश्न मनाते हैं, या फिर जो तमाम क्षेत्र है, कला कह लो, विज्ञान कह लो, ऐसे जो तमाम क्षेत्र है हम उनका इतने आसान तरीके से उपयोग कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की वजह से ही कर पाते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया हो देश की सेवा के लिए तमाम क्षेत्रों में, और जिसका फायदा हम उठा सके, आम आदमी उठा सके, आम जनता उठा सके। तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर कवि प्रणाम करना चाह रहा है और हमको उनके जीवन से प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि हमें लोग याद कर सके, हम दूसरों के काम आ सके और हमें भी लोग प्रणाम कर सके। ठीक है, आगे कुछ लाइन है, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, जितनी भी हमने यहाँ पे बातें पढ़ी, तो ऐसा नहीं था कि सबके यहाँ पर परिस्थिति जो है बिल्कुल अनुकूल रही हो। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति मतलब आपके अनुसार। अब यहाँ पर क्या है, अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां। ठीक है, जैसे मान लो अभी कोई आपके क्लास 10th में, क्लास 12th में कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, कोई किसी क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, उसको वहां पे अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, अच्छे नंबर लाने तो वो क्या करेगा, किसी अच्छे कोचिंग क्लास को ज्वाइन करेगा, किसी अच्छे बैच को ज्वाइन करेगा। ठीक है, फिर कुछ नोट्स तैयार करेगा, नोट्स को परचेस करेगा। ठीक है, फिर कुछ अच्छे पेन से राइटिंग करेगा, कुछ अच्छी ब्रांडेड कॉपीज पे ट्राई करेगा लिखने का, ताकि उसकी राइटिंग अच्छी बन सके और उसको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो उसके पास क्या वहां पर है, थोड़ा पैसा है जिससे वो ये सारी चीजें अफोर्ड कर पा रहा है। ठीक है, इतना वो समर्थ है, उसकी जो स्थितियां उसके अनुकूल है कि वो ये सारी चीजें अफोर्ड करके अपनी पढ़ाई को इजीली कर पा रहा है। लेकिन वहीं पे कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि अच्छी क्लासेस को, अच्छी ट्यूशन क्लासेस को, अच्छे बैचेस को ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर उनके पास उस समय नहीं होता है, कुछ बच्चे काम के साथ पढ़ाई को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अनुकूल परिस्थिति नहीं है, उनके प्रतिकूल परिस्थिति है। तो ऐसे ही बहुत सारे इतिहास में हमारे मनुष्य हुए जबकि उनकी परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसे महान काम किए, भले ही वो सफल हो पाए, नहीं सफल हो पाए, असफल हो पाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसे महान काम को करने का सोचा, ऐसे महान कार्य को किया, ट्राई किया, प्रयत्न किया। इसके लिए कवि उनको प्रणाम करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। ठीक है, और इस कविता के रचयिताकार तो मैं बार बार आपको बता ही रही हूँ कौन है, इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी कविता समझा दी है बिल्कुल आसान से भाषा में। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और ऐड कर देती हूँ कि अगर आप भी NIS के क्लास 10th में हो, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, और आपको अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस नहीं मिल पा रहे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, और मिल भी जा रहे हैं तो फिर बच क्या रहा है, चैप्टर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस स्कॉलर बस यही एक चैनल है जो कि दे रहा है हर एक चैप्टर का डिटेल वीडियोस विद क्वेश्चन आंसर। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो कि खोज रहे हैं इन चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और अगर कोई बच्चा है जो कि चाहता है इनको परचेस करना, तो हमारे ऐप से, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को जाकर के वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकता है, इन PDF को वहां पर परचेस कर सकता है, या हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ के भी इसको परचेस करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, और अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे तो फ्री में पढ़ाई रही हूँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलो, इस चैप्टर में आए हुए, इस पार्ट में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को, शब्दार्थ को देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना आपका ये चैप्टर, आपका ये पार्ट अधूरा है, नहीं समझ पाओगे। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ठीक है, पहला है पूर्ण काम। सफल वह व्यक्ति जो लक्ष्य प्राप्त करता है,
तो इसकी बात तो की ही गई है इस चैप्टर में। दूसरा है कुंठित, इसका अर्थ है थोथरा जिसमें धार ना हो। तीसरा आ रहा है लक्ष्य भ्रष्ट, ठीक है, निशाने से चूक जाना, ठीक है। आगे है अभिमंत्रित, तो उसका अर्थ यहाँ पे देखने को मिल रहा है मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ, ठीक है। फिर है रण, रण का अर्थ है युद्ध, ठीक है। फिर है रिक्त, रिक्त का अर्थ यहाँ पर है खाली, ठीक है। फिर है तुरिल, तुरिल का अर्थ है यहाँ पे तरकश, ठीक। फिर आगे है नया, नया का अर्थ है नाव, ठीक है। उदधि, उदधि का अर्थ है यहाँ पर समुद्र, ठीक है। फिर है निराकार, मैं एकदम कॉर्नर में हो रखी हूं ताकि आप सभी स्क्रीनशॉट आराम से ले सको, कोई दिक्कत ना आए। निराकार, इसका अर्थ है जिसका आकार न हो, ठीक है। उसके बाद है समाधि, तो समाधि कई बार आपके कई पाठ में आया हुआ है, किसी दिवगत महापुरुष की स्मृति में निर्मित स्मारक या जहां पार्थिव शरीर या अस्थियां रखी गई हो, ठीक है। कृत, कृत्य, ये है काम पूरा होने से मिलने वाली सार्थकता, ठीक है। प्रत्युत, इसका अर्थ है बल्कि। फिर आगे है धीर, इसका अर्थ है अटल, विचलित न होने वाला। फिर उसके बाद है व्रत, व्रत मतलब संकल्प या प्रतिज्ञा, कोई एक कर सकते हो, अगर बीच में कॉमा लगा है तो इसका मतलब है जितने वर्ड में दिए गए उसमें से कोई एक आपको याद रखना है, ठीक है। दुर्दम, इसका अर्थ है जिसे दबाया या वश में किया न जा सके या कठिन हो, ठीक है। मूर्ति मत, इसका अर्थ है साकार। कुछ और है, नीचे देख लेते हैं फटाफट से। निर्वधि, जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो। फिर है धुन, जिसका अर्थ है लगन। अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना न की जा सके। प्रतिकूल, विपरीत। मनोरथ, मन की कामना, अभिलाषा, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो इस पार्ट में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। मैं बिल्कुल कॉर्नर हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सको आराम से। और अगर किसी को पीडीएफ परचेस करना है तो व्हाट्सएप नंबर और हमारा ऐप दिख ही रहा होगा आपको हर जगह से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, कोशिश किया करो उत्तर खुद देने की, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पार्ट पढ़ाया होता है, तो मैं आशा करती हूँ कि उत्तर आप खुद भी दे पाओगे। रिक्त तुरित होने का अभिप्राय है साधन की कमी, ठीक है। इसका यहाँ पर अर्थ था साधन की कमी होना। कविता में लक्ष्य भ्रष्ट प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तीर के लिए क्या चीज वहां पे कौन सी चीज वहां पे लक्ष्य भ्रष्ट हो रही थी, तो तीर का जो निशाना था वो बार बार लक्ष्य भ्रष्ट हो रहा था। आगे है निराकार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, विलीन हो जाने में, ठीक है। किसमें हुआ है, विलीन हो जाने में। तो आसान नहीं है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन आंसर को देखे चलना। छोटी सी नया का कविता में आश्रय है, इसका आश्रय है साधनों की कमी, संसाधनों की कमी। चाहे छोटी सी नया हो चाहे रिक्त तुतीर हो, दोनों का अर्थ यहाँ पर है संसाधनों में कमी, साधन में कमी। हिम समाधि का अर्थ है, इसका अर्थ है बर्फीले प्रदेश के कष्टों को झेलना, ठीक है। तो मैं जो करेक्ट आंसर है उसको ही यहाँ पे रीड कर रही हूँ, बाकी जो गलत आंसर भी उसको भी एक बार आप रीड करना, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछ सके आपसे। कवि सफलता से अधिक महत्व किसे देता है, यहाँ पर सफलता से अधिक किसे महत्व दिया गया है, प्रयत्नों को, कोशिश को। आगे देखते हैं, यह दुनिया किन्हें भूल गई, कुछ दिन पहले की घटनाओं को। ये दुनिया कुछ दिन पहले जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कितनी बड़ी घटनाएं हो, कितनी महान घटनाएं हो, उन सबको भूल चुकी है, ठीक है। ये देख लो एक बार क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन का अर्थ है सूचना, क्या अर्थ है, सूचना, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर का आशय क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पा ली गई, ठीक है। आगे देखते हैं, सपने देखना कब सार्थक है, जब उनके प्रयास किए जाए। अगर आप किसी चीज के लिए प्रयासरत हो, ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, तो उसको क्या करना है, वो तब आप सपने देख सकते हो, ठीक है। वो है ना डायलॉग कि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, ठीक है। तो केवल माउंटेन ड्यू पीने से नहीं होगा कि आपने पी लिया और सपने के पीछे लग गए, बर्फीला पहाड़ है, आप गाड़ी लेके चढ़ा दे रहे हो और फतेह कर ले रहे हो, तो वैसा नहीं होता रियल लाइफ में। वो एड है, ठीक है, वो विज्ञापन है तो वहां चल सकता है, बट रियल लाइफ में आपको सही तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, माउंटेन ड्यू पीने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पढ़ते हैं एक बारी। उनको प्रणाम शीर्षक की सार्थकता का क्या महत्व है, क्या आप इन शीर्षक से सहमत हैं, क्यों, ठीक है। तो ये जो शीर्षक दिया गया है यहाँ पर, उनको प्रणाम इस कविता का, तो क्या आप इससे सहमत हो तो क्यों, असहमत हो तो क्यों, ये आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ दे रही हूँ आपको, आपके लिए। उनको प्रणाम कविता का शीर्षक सार्थक है, बिल्कुल 100% जायज है, ठीक है।
कि हम प्राय ऐसे व्यक्तियों को तो बहुत सम्मान से उनका किया हुआ काम दिखाई, और हम ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, उनका काम दिखाई देता है जो कि सफल हुए हैं, ठीक है। पर जो अपने मध्यस्थ को पूरा करने का बार बार प्रयास करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने का, प्राप्त करने का बार बार प्रयास करते हैं, उन्हें नहीं देख पाते या उनकी तारीफ नहीं कर पाते, ठीक है, उनके बलिदानों को, प्राणों की आहुति को नहीं याद कर पाते, ठीक है, और न ही उनके काम की प्रशंसा करते हैं। कवि ऐसे ही लोगों को इस कविता में खोजकर लाया है और उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो बाकी चीजें मैंने ऊपर बताई है, कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। वैसे एक लाइन है, मैं एक बार आपके लिए पढ़ दे रही हूँ यहाँ पे। उनके प्रति अपना सम्मान भाव दिखा रहा है, जाहिर सी बात है। कवि कहना चाहता है कि इमारत को बनाने में जो ईंट नींव के रूप में लगी है दिखाई नहीं देती पर महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर आप कोई घर बनवा रहे हो, कोई इमारत बनवा रहे हो, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग मकान बनवा रहे हो, तो उस घर को तैयार करने के लिए जो ईंटों से नींव बनाई जाती है ना, जिसमें मजबूती होती है, जिसमें पकड़ होती है, जिसमें पूरे घर का बैलेंस होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही छोटी ईंट होती है, वही छोटी इकाई होती है, वही नींव होती है। अगर नींव हटा दी जाए किसी घर से तो वो घर तहस नहस हो जाएगा, ढह जाएगा। तो यहाँ पर जो कवि है वो सभी कोशिश करने वाले मनुष्यों को नींव मान रहा है कि उन नींव से ही आगे जो व्यक्ति सफल हो रहे हैं, उन्होंने उससे ही प्रेरणा ली, उनके ही गलतियों से सीखा और फिर आगे सफलता को प्राप्त हुआ। ओके, कविता के हर पद के अंत में उनको प्रणाम क्यों कहता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऑब्वियस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कहना भी चाहिए, ठीक है। कविता का मूल भाव क्या है, तो जो ऊपर अभी हमने ऊपर पढ़ा था शीर्षक वाला, वो यहाँ भी हो सकता है, एक बार पढ़ लेते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को याद करना चाहता है जिन्होंने परिश्रम किया पर सफलता प्राप्त नहीं की। कवि उनके परिश्रम को प्रणाम करना चाहता है। वह यह भी संदेश देना चाहता है कि हमें केवल उन्हीं को याद नहीं करना चाहिए जो किसी कार्य को सफलता प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि उन्हें भी याद करना चाहिए जो सफलता के लिए नींव की ईंट बने, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सेम ही लिख सकते, जरूरी नहीं कि आप ये भी याद करोगे वो भी याद करोगे। तो क्वेश्चन को समझो और इस पहली बात तो उस पूरे कविता को समझो कि क्या इसका मीनिंग है, क्या भाव है, ठीक है, क्या परिवेश में लिखा गया। अगर वो समझ जाते हो, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ जाते हो, तो ये सारे आपके जो क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल इजी होते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। उदती पार करने से कवि का क्या अभिप्राय है, तो मैंने बहुत अच्छे विस्तार में इस चीज को समझाया है कि समुद्र पार करने का यहाँ पे क्या मतलब था, एक बार पढ़ लो, अदरवाइज आप आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। कवि इस कविता में किन लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट करता है, तो मैंने आपको बताया किन किन लोगों के बारे में आदर प्रकट करता है, तो ये नया क्वेश्चन नहीं है, ऊपर से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना एक बार, हो जाएगा आपसे। जो छोटी सी नया लेकर उतरे करने को उदती पार, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, इसका भी उत्तर सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन आ रहा है, जिनकी धुन का कर दिया गया अंत से कवि का क्या आशय है, चलो इसको देख लेते हैं एक बारी। इस देश में ऐसे देशभक्त हुए जो अपने देश को आजाद देखना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए अटूट मेहनत करना चाहते थे, वे दुनियादारी को भूलकर केवल अपने देश के प्रति अपने को समर्पित करना चाहते थे या करते थे। मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया था, उनकी यह धुन अंग्रेज सरकार ने पूरी नहीं होने दी क्योंकि उन्हें कारावास में डाल दिया गया। बताया था मैंने आपको ये भी चीजें कि उनको आजीवन के लिए कारावास में डाल दिया गया कि जब तक वो जीवित है कारावास में, जेल में रहेंगे, ताकि जो उनकी धुन है, जो उनपे सनक सवार है कि देश को आजाद करना, देश को आजादी दिलानी, गुलामी से आजादी दिलानी, अंग्रेजों का सफाया करना है, वो धुन मिट जाए, वो धुन का अंत हो जाए और जो अंग्रेज है शासन करते रहे हमारे देश पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि देशभक्त अपना बलिदान नहीं देते तो आज हमारी स्थिति क्या होती, तर्क सहित लिखिए। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर देश आज भी हमारा गुलाम होता, आजाद हम नहीं होते, तो क्या हमारी स्थिति आज जैसे है वैसी रहती या उसमें क्या बदलाव होता, हमारी क्या स्थिति रहती, उन सबको यहाँ पे लिखना है। तो आप इसके लिए खुद भी लिख सकते हो, आपको खुद भी इतना अनुभव है, इतना ज्ञान है कि इस क्वेश्चन का उत्तर आप सेल्फ भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित कविता को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक अपठित काव्यांश है, ठीक है,
तो एक बार आप इसको पढ़ना है, फिर नीचे इसका क्वेश्चन इससे उजागर है, क्वेश्चन पूछा गया है जिसका उत्तर आपको लिखना है। तो मैंने पढ़े कैसे वाले पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है कि अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश को कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चन उसमें ही छुपे होते हैं। तो अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आती, गद्यांश पद्यांश से आने वाले क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते, तो जा करके पढ़े कैसे वाले चैप्टर को देखो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं, 5, 10, 15, 20 नंबर तक के लिए आते हैं अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश के लिए, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से एक एक बच्चा ले सकता है। ये नंबर मेरे हिसाब से ये मुफ्त का नंबर होता है, जो कि आपको बस लेना आना चाहिए, ठीक है, निकलवाना आना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, तो ये सारा जो ऊपर अपठित आपको काव्यांश देखने को मिला, उसका ही यहाँ पर उत्तर था, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। उनको प्रणाम में कवि ने किन्हें प्रणाम किया है? ईमानदारी से प्रयत्न करने के बाद जो सफल नहीं हो सके उनको प्रणाम किया गया है। समाज में अधिकतर किसे सम्मान दिया जाता है? जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता है, ठीक है। रिक्त तुतीर से कवि का क्या आशय है? ऐसा वीर जिसके युद्ध में सब हथियार विफल हो गए हो, ठीक है। आगे देखते हैं, छोटी नाव लेकर समुद्र पार करने की चाह से कवि क्या कहना चाहता है? छोटी नाव से लेकर समुद्र पार करने की चाह से अभिप्राय है असफल लोगों की ओर संकेत कर रहा है। मन ही मन में ही रही, यह इसका अर्थ है मन की मन में ही रह गई से अभिप्राय है कि जो बात पूरी नहीं हो पाई, उनके मन में वो बात थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई। सपनों का साकार, सपने साकार नहीं हो पाए, सपने मन में ही रह गए, अधूरे रह गए, टूट गए, चूर चूर हो गए, ठीक है। निराकार से कवि का क्या अभिप्राय है? निराकार से आशय उन अनाम से है जो संघर्ष करते हुए अपने जीवन को खो बैठते हैं, ठीक है। हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाले तेंजिंग क्या पहले व्यक्ति थे? तो आप इतिहास के हिसाब से मानोगे, जीके का क्वेश्चन अगर मानोगे तो हाँ वो पहले व्यक्ति थे, लेकिन कवि के हिसाब से इस व्यक्ति पर चढ़ने वाले वो पहले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उनसे पहले बहुत लोगों ने कोशिश की और वो कोशिश करके वहां पर या तो उन्होंने दम तोड़ दिया या फिर असफल हो गए, ठीक है। सामान्य व्यक्ति किस बात को महत्व देते हैं? सामान्य व्यक्ति जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है, जिनके सपने साकार हो गए, जो कामयाब है, जो सफल है, उनको ही यहाँ पर महत्व देता है, सम्मान देता है, ठीक है। जैसे कि जो जीता वही सिकंदर, आपने कई बार सुना होगा कि जो जीतता है वो सिकंदर होता है, वो राजा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कवि है वो ऐसे लोगों को राजा मानता है, ऐसे लोगों को नायक मानता है, ऐसे लोगों को हीरो मानता है जो कि प्रयत्न करते, कोशिश करते हैं और उनके वो कोशिश दूसरों के काम आते, दूसरों को मदद कर पाते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने अपना नायक या फिर सिकंदर माना है, ठीक है। शिखर और बर्फ का सांकेतिक अर्थ क्या है? यहाँ पर है जीवन के उच्च आदर्श, मानवीय जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने की आकांक्षा, ठीक है। और ठंडे का अर्थ है मृत्यु प्राण हो जाना। कृत्य कृत्य नहीं हो जो हो पाए का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ है देशभक्तों से है जिन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा दी पर सफल नहीं हो पाए, ठीक है। दुर्दम साहस से क्या अभिप्राय है? दुर्दम साहस से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जिसे दबाया नहीं जा सकता, यानी प्रबल। यहाँ दुर्दम साहस से कवि का अभिप्राय ऐसे साहस से दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। कवि ने धुन का शब्द का प्रयोग किन व्यक्तियों के लिए किया? ये ऊपर भी क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। जिनकी सेवाएं अतुलनीय कवितांश का भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ कवि ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताता है जिन्होंने देश की सेवा तो बहुत की पर उनके सेवाओं का प्रचार नहीं किया, ठीक है, और उन्होंने अपनी सेवा के बदले उसका कोई भी मोल नहीं मांगा, ठीक है। समाज में किन लोगों की उपेक्षा होती है? समाज में ऐसे ही लोगों की उपेक्षा होती है जो प्रयत्न के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं करते। मतलब अगर क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो दिन रात पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन किसी कारण से, किसी संसाधन की कमी से वो फर्स्ट नहीं आ पाता है, ठीक है, अव्वल नहीं आ पाता है, फेल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का समाज हमेशा उपेक्षा करता है, मजाक बनाता है, ठीक है। प्राचीन काल में हथियार कैसा हुआ करता था? प्राचीन काल में ऊपर था ना तीर, कमान, ये भाले, ये सारी चीजें उसमें हुआ करती थी। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम, मैं कवि किन लोगों का आदर करता है? तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको पता होगा। कवि तीर तर्कश के माध्यम से क्या कहना चाहता है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। बहादुर और साहसी लोगों के प्रति कवि के मन में आदर का भाव क्यों है? ठीक है, तो जो लोग प्रयत्न करते हैं ऐसे लोगों को कवि बहादुर, साहसी, ईमानदार मानता है और ऐसे लोगों के प्रति उसका आदर है, सम्मान है हमेशा से, क्योंकि वो बिना किसी निस्वार्थ भाव से प्रयत्न करते हैं जिसका फल आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। उनको प्रणाम कविता में कवि किन्हें उत्साही कहता है? ठीक है, ओके, कवि ऐसे व्यक्तियों को
उनको प्रणाम में वर्णन करता है जो बहुत उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, जो बार बार अपने लक्ष्य में असफलता मिलने के बाद भी प्रयास करते रहे और अंत में थक हाक कर लौट आए, इतिहास में वे गुम हो गए। कवि ऐसे लोगों के उत्साह की सराहना करता है। उनको प्रणाम कविता की भाषा शैली कैसी है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। संस्कृत के इसमें संस्कृत से यहाँ पे बहुत सारे शब्द आए हैं वगैरह वगैरह, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। काव्य सौंदर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है, 5 नंबर का, 4 नंबर का। तो जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है ऊपर, वही चीजें हैं, लाइनें दी गई हैं, उनका आपको काव्य सौंदर्य करना पड़ता है। तो काव्यांश का जब हम प्रसंग लिखते हैं, ठीक है, काव्य सौंदर्य से पहले ये लाइन लिखनी होती, काव्यांश का प्रसंग, इसमें लिखना पड़ता है आपको कविता का नाम, चैप्टर का नाम और उसके रचयिता का नाम, रचनाकार का नाम, ठीक है। तो नागार्जुन जी, उनको प्रणाम से ये पूरा लिया गया है काव्यांश, और इसका काव्य सौंदर्य इस तरह। काव्य सौंदर्य पढ़ना मैंने ऊपर समझाया है, आप चाहे तो उसी आसान भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको समझ में आए, जरूरी नहीं कि आप यही लिखो उसमें, ठीक है। दूसरा फिर से काव्यांश का आपको यहाँ पर काव्य सौंदर्य करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बिल्कुल कॉर्नर हो जा रही हूँ ताकि आप ले सको आराम से। तीसरा भी सेम ही क्वेश्चन है, दोबारा बताने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चौथा काव्यांश भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये चैप्टर से एक काव्यांश का आपसे जरूर पूछेगा भाव अर्थ, ठीक है, काव्य सौंदर्य या भाव अर्थ, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और जल्दी मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।